हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रेंड सीरीज सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं दो लेक्चर्स की बात करूँ, विच इज लेक्चर नंबर 20 एंड लेक्चर नंबर 21, तो उसमें हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज फेमा एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशंस। उसी पर्टिकुलर चैप्टर की आज ये थर्ड क्लास है बच्चे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग उसी पर्टिकुलर चैप्टर के नए 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए उस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आज के 4 केसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला केस जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो कौन सा लिखा है। कहते हैं उसका नाम लिखा हुआ है बीर सिंह, जो यहाँ पे एपेलेंट है, वर्सेस मुकेश कुमार जो रिस्पॉन्डेंट है। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। तो बच्चे ये पर्टिकुलर केस जो है, अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि ये बीर सिंह, मिस्टर बीर के नाम से हम जानेंगे, और ये मिस्टर मुकेश के नाम से हम इनको जानेंगे। ठीक है। कहते हैं जो ये पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर केस किसके रिगार्डिंग है बच्चे? तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि कौन से प्रोविजंस यहाँ पे हिट हो रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे हिट हो रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्लस सेक्शन नंबर 138 एंड 139। मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 एंड 139 जो कि डिसऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग है, उसके प्रोविजंस यहाँ पे हिट हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन 138 सेक्शन 139 क्या कहता है। उससे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इशुएंस ऑफ चेक एडमिटेड बाय ड्रॉअर। कहते हैं ड्रॉअर कौन पार्टी होता है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो कहते हैं सर 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पेई। और मैं ऐसे बोलूं कि ड्रॉअर वो पर्टिकुलर पर्सन है चेक के केस में। अगर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा। तो ड्रॉअर वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो चेक को इशू करता है, जो चेक को क्या करता है? इशू। अगर मैं आपको चेक काट के दे रहा हूं तो इन दैट केस मैं ड्रॉअर बनूंगा, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है। कहते चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? तो कहते हैं ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। ड्रॉई कौन होता है? हमेशा बैंक। बैंक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ड्रॉअर जब चेक काट के देता है तो वो पेई से कहता है कि मेरे बैंक में जाना और वहां से पैसा निकाल लेना। पेई इसका मतलब कौन है? जिसको चेक दिया जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को पैसा मिलने वाला है वो यहाँ पे कौन है? पेई। अब ध्यान से देखिए क्या है। कहते हैं इशुएंस ऑफ चेक एडमिटेड बाय ड्रॉअर। इसका मतलब ड्रॉअर इस बात से तो एग्री करता है कि हाँ उसने एक पर्टिकुलर चेक ड्रॉ किया था। ठीक। कहते हैं ऑब्जेक्शन रेज्ड दैट पेई फिल्ड इन द चेक एंड द चेक वाज गिवन एज सिक्योरिटी। कहते हैं ऑब्जेक्शन यहाँ पे ड्रॉअर ये कह रहा है कि सर हमने तो पेई को ये चेक एक सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, हमने थोड़ी ना उसको बोला था कि जाके बैंक में लगा देना। उसने बैंक में लगा दिया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, सर वो चेक डिसऑनर हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरा इंटेंशन पेई को पैसा देना था ही नहीं, मैंने तो उसको एज अ सिक्योरिटी ये पर्टिकुलर चेक दिया था। कहते हैं ट्रायल कोर्ट एंड फर्स्ट एपलेट कोर्ट कन्विक्टेड द ड्रॉअर। कहते हैं लोअर कोर्ट में जब सबसे पहले जब, अब ध्यान से देखिएगा, जब एक पर्टिकुलर ड्रॉअर एक पर्टिकुलर चेक ड्रॉ कर रहा है, पेई उसको जाके बैंक पे लगा रहा है, बट पेई को कैश नहीं मिल रहा, वो पर्टिकुलर चेक डिसऑनर हो जा रहा है, तो पेई ने तुरंत कंप्लेन कर दी। पेई ने कंप्लेन कर दी रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ अ पर्टिकुलर चेक। लेकिन यहाँ पे ड्रॉअर कहता है सर हमने तो ये पर्टिकुलर चेक पेमेंट करने के लिए दिया ही नहीं था, हमने तो पेई को सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे ये पर्टिकुलर चेक दिया था। अब आगे बात बढ़ी तो लोअर कोर्ट कहती है कि ड्रॉअर तुम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, ड्रॉअर तुम यहाँ पे सेक्शन 138 139 का वायलेशन कर रहे हो, इस वजह से तुम कन्विक्टेड पार्टी हो। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट रिवर्स द डिसीजन। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? ड्रॉअर के फेवर में डिसीजन सुना दिया। अब जब ये पर्टिकुलर मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा तो वेदर करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हाई कोर्ट तुमसे गलती हो गई है, जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिए थे वो बिल्कुल ठीक थे, आपने हाई कोर्ट गलती कर दिया। आइए देखते हैं कि पूरा केस एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज लिखी हुई हैं और पूरे फैक्ट्स अगर आप देखें तो फैक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो बच्चे कौन कौन है। 2 पार्टी थी, एक मिस्टर बीर सिंह और एक मिस्टर मुकेश। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा द रिस्पॉन्डेंट एक्यूज्ड। ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्डेंट अक्यूज्ड, रिस्पॉन्डेंट अभी है, ये रिस्पॉन्डेंट अभी मिस्टर मुकेश। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है कि मिस्टर मुकेश कौन है? रिस्पॉन्डेंट। ठीक है। कहते हैं द रिस्पॉन्डेंट मुकेश इशूड अ चेक इन द नेम ऑफ द एपेलेंट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ अ फ्रेंडली लोन। ठीक है। कहते हैं जो ये मुकेश हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर चेक इशू किया था एपेलेंट के नाम से। एपेलेंट यहाँ पे कौन है? एपेलेंट यहाँ पे कौन है? मिस्टर बीर। ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं कि मुकेश ने एक चेक ड्रॉ किया था, किसके लिए? बीर के लिए। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉअर यहाँ पे मुकेश है और यहाँ पे पेई कौन है? बीर। चल, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक, बिल्कुल मार्क कर लिया सर। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि मुकेश ने एक चेक इशू किया है और मिस्टर बीर को वो पर्टिकुलर चेक दे दिया है और मिस्टर बीर अब जाके बैंक में ये पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं। मिस्टर बीर जब ये पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करने गए तो बैंक ने उस पर्टिकुलर चेक को डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि मिस्टर मुकेश के खाते में तो पैसा ही नहीं पड़ा।
मिस्टर बीर ने यहाँ पे कंप्लेंट कर दी, लोअर कोर्ट ने मिस्टर बीर के फेवर में डिसीजन भी सुनाया। लोअर कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन सुनाया? मिस्टर बीर के फेवर में। और उन्होंने ये बोला कि हाँ सच में मुकेश ने जब चेक इशू किया था तो उसको पेमेंट करनी चाहिए थी, उसने पेमेंट नहीं की, इस वजह से उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 139 का वायलेशन कर दिया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, लोअर कोर्ट ने तो यही बोला कि मिस्टर बीर तुम्हारे फेवर में डिसीजन आएगा, मिस्टर मुकेश तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजन जाएगा। फिर अपीलेट कोर्ट में अपील हुई, मिस्टर मुकेश ने की, फिर से मिस्टर मुकेश के अगेंस्ट वो डिसीजन आया। फिर मिस्टर मुकेश हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट ने मिस्टर मुकेश के फेवर में डिसीजन सुना दिया। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? मिस्टर मुकेश के फेवर में डिसीजन सुना दिया, क्योंकि जब हाई कोर्ट में मिस्टर मुकेश के फेवर में डिसीजन आया तो मिस्टर बीर एग्रीव्ड पार्टी बन गए और मिस्टर बीर ने ये केस कर दिया, तभी यहाँ पे बीर सिंह एपेलेंट बन गए। तो बच्चे ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रोनोलॉजी चल कैसे रही है, किस तरीके से पहले किस पार्टी ने केस किया था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कहते हैं कि मिस्टर मुकेश इशूड अ चेक इन द नेम ऑफ एपेलेंट दैट इज मिस्टर बीर टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ अ फ्रेंडली लोन ऑफ ₹15 लाख एडवांस्ड बाय द एपेलेंट कंप्लेनेंट टू द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड। कंप्लेनेंट यहाँ पे एपेलेंट कौन है? इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में मिस्टर बीर ने 15 लाख रुपए दिए थे, किसको? मिस्टर मुकेश को। एक फ्रेंडली लोन, एक लोन के तौर पे ये पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया था। मिस्टर मुकेश ने ये 15 लाख रुपए लौटाने थे, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाए। उन्होंने एक चेक इशू कर दिया, लेकिन वो चेक क्या हो गया फर्दर अभी देखेंगे कि डिसऑनर हो गया। ध्यान से देखिए क्या लिखा। ऑन 11 अप्रैल 2012 द एपेलेंट कंप्लेनेंट दैट इज मिस्टर बीर डिपॉजिटेड द सेड चेक इन हिज बैंक, बट द चेक वाज रिटर्न्ड अनपेड विद द इंडोर्समेंट दैट इज ऑफ इनसफिशिएंट फंड। कहते हैं मिस्टर बी ने जब बैंक में चेक लगाया तो बैंक ने इस पर्टिकुलर चेक को विद कैश ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ मिस्टर मुकेश के खाते में पैसा ही नहीं पड़ा। इनसफिशिएंट फंड का रीजन देते हुए उन्होंने चेक को डिसऑनर कर दिया। कहते द एपेलेंट कंप्लेनेंट अगेन प्रेजेंटेड द चेक टू हिज बैंक बट इट वाज अगेन रिटर्न्ड अनपेड विद द रिमार्क इनसफिशिएंट फंड। कहते हैं जब पहली बार चेक को डिसऑनर किया तो उस टाइम पे मिस्टर बी ने मिस्टर मुकेश को बोला कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, और मिस्टर मुकेश ने बोला चलो ठीक है एक बार और चेक को लगाइए, अब पक्की बात ये ऑनर हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, वापस से बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया ये कहते हुए कि ये तो इनसफिशिएंट फंड्स है, इसके खाते में पैसा नहीं है। कहते हैं अब ध्यान से देखिए, इसी वजह से द एपेलेंट कंप्लेनेंट फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड। यहाँ पे एपेलेंट कंप्लेनेंट कौन थे? मिस्टर बीर। इसीलिए मिस्टर बीर ने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट? मिस्टर मुकेश के अगेंस्ट, मिस्टर मुकेश के अगेंस्ट। फिर ध्यान से, वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड। सबसे पहले कौन आ रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या बोला कि हाँ सच में ड्रॉअर की गलती है, मुकेश की गलती है। मुकेश यहाँ पे क्या हो गए? कन्विक्टेड हो गए। कन्विक्टेड होने की वजह से मिस्टर मुकेश के अगेंस्ट ये गिल्ट प्रूफ हो गया है कि यस ही इज गिल्टी, ही हैज मेड एन ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस किया? सेक्शन 138 139 में देखेंगे। ठीक है, कहते हैं ऑन अपील बाय द एक्यूज्ड, कहते हैं मिस्टर मुकेश ने अपील की, द एपेलेट कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड एंड कंफर्म्ड द कंपनसेशन ऑफ ₹15 लाख डायरेक्टेड टू बी पेड टू द एपेलेंट कंप्लेनेंट। कहते हैं जब मिस्टर मुकेश ने इस डिसीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील की तो अपील करने पे फिर से क्या हुआ? 15 लाख रुपए का जो ये पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे बोला गया था वही प्रूवन हुआ। वही प्रूवन हुआ, मतलब एपेलेट कोर्ट ने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया, यही बोला कि उनका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ठीक है, कहते हैं द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट वाज हाउएवर रिड्यूस्ड टू 6 मंथ्स फ्रॉम 1 ईयर। दिक्कत समझिएगा, कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये बोला कि दो काम, एक तो उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए लौटाए जाएं किसको? मिस्टर बीर सिंह को, और 1 साल की इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस में डिसीजन सुनाया किसके अगेंस्ट? मिस्टर मुकेश के अगेंस्ट। लेकिन जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में ये पर्टिकुलर मैटर गया तो वहां पे 15 लाख रुपए की जो कंपनसेशन अमाउंट था वो तो सेम रखा गया, लेकिन जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट थी उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 6 मंथ्स। मिस्टर बीर कह रहे हैं गलत है। मिस्टर बीर कह रहे हैं सर एपेलेट कोर्ट ने गलत किया, एपेलेट कोर्ट को यहां पर 1 साल से रिड्यूस 1 साल से सजा 6 महीने रिड्यूस करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर मुकेश कह रहे हैं सर हमको तो 1 दिन की भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंटेंशन को तो हम सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है, द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड मुकेश फाइल्ड अ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन इन द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द एपेलेट कोर्ट। मिस्टर बीर ऑल्सो फाइल्ड अ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन चैलेंजिंग द रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम 1 ईयर टू 6 मंथ्स। तो 2 क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल हुई, यहाँ पे एक ये और एक ये। पहली वाली फाइल की मुकेश ने ये कहते हुए कि सर हमको सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, दूसरी वाली फाइल की मिस्टर बीर ने ये कहते हुए कि सर एपेलेंट कोर्ट ने 1 साल से 6 महीने रिड्यूस क्यों की सजा। ठीक है, कहते हैं ध्यान से, बाय कॉमन फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर द हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड द कंकरेंट factual findings of the trial court and the appellant court and acquitted, that is discharged from the guilt the respondent, observing that there was fiduciary relationship between the appellant complainant and income tax practitioner and the respondent accused who was his client.
कहते हैं यहां पर हाई कोर्ट ने तो डिसीजन ही पलट दिया। हाई कोर्ट ने तो पूरी तरीके से बोला कि लोअर कोर्ट दोनों से गलती हो गई है। सर यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इन दोनों के बीच में तो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप? कहते हैं ट्रस्ट की रिलेशनशिप। कहते हैं कैसा ट्रस्ट सर? कहते हैं यहाँ पे एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है जो कि कंप्लेनेंट है और एक्यूज एक उसका क्लाइंट है। इसका मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो मिस्टर बीर हैं वो एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है और जो ये मिस्टर क्लाइंट हैं ये मुकेश हैं। और उन्होंने बोला कि क्योंकि इनके बीच में एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है इस वजह से ये पर्टिकुलर कंटेंशन इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल ही नहीं होते। हाई कोर्ट ने डिसीजन पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में आ गए कौन? मिस्टर बीर। जैसे ही मिस्टर बीर सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलती हो गई है हाई कोर्ट से। बोला लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो बिल्कुल ठीक दी थी, यहाँ पे हाई कोर्ट से क्या हो गई है? गड़बड़ हो गई है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट देखिए पढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं सेक्शन 139 और 138 क्या कहता है। सेक्शन 139 में देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 139 कहता है प्रिजम्पशंस इन फेवर ऑफ होल्डर। ये क्या है? प्रिजम्पशंस इन फेवर ऑफ होल्डर का मतलब क्या है? कहते हैं सेक्शन 139 कहता है, ध्यान से सुनना, सेक्शन 139 क्या कहता है कि अगर किसी ड्रॉर ने किसी पेई को कोई चेक इशू किया है, तो इन दैट केस लॉ ये कहता है कि हम मानकर चलेंगे कि ड्रॉर तुमने अपनी कोई लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ये चेक इशू किया होगा। ध्यान से सुनना वापस से। कहते हैं ड्रॉर ने एक चेक दिया किसको? पेई को। सेक्शन 139 कहता है हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ड्रॉर तुमने ये जो चेक दिया है ये अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया है, अपने किसी पुराने डेट को डिस्चार्ज करने के लिए दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने ये चेक किसी और पर्पस के लिए दिया है तो ड्रॉर आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि आपने ये पर्टिकुलर चेक किसी और पर्पस के लिए दिया था। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो हम तो ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर चेक को पुरानी डेट या लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ही दिया था। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं इट शैल बी प्रिज्यूम, कहते हैं प्रिज्यूम करके चलेंगे क्या? दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर referred to in section 138 is for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। कहते हैं फिर से पढ़ो, it shall be presumed। कह रहे हैं हम ये presume करके चलेंगे that the holder of a check received the check। कि जो holder of a check है, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि जो ये पेई है ये holder है क्योंकि इसको चेक मिला है। और इसको चेक क्यों मिला है? क्योंकि ड्रॉर ने अपनी लायबिलिटी, अपने पुराने डेट को डिस्चार्ज किया। लेकिन अगर आप ध्यान से, unless the contrary is proved, कहते हैं लेकिन ड्रॉर को मौका मिलेगा अगर उसको लगता है कि उसने किसी और पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर चेक को इशू किया था तो वो प्रूव करे। अगर वो प्रूव नहीं करता तो हम यही मान के चलेंगे कि ड्रॉर ने इस पर्टिकुलर चेक को अपनी डेट या लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इशू किया था। हमारे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कहते हैं सेक्शन 138 आया। सेक्शन 138 क्या कहता है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट्स। सेक्शन 138 हम लोग को बहुत नॉर्मल तरीके से पता है। जब हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चेक डिसऑनर होता है तो सेक्शन 138 में ही हम उसके पूरे प्रोसीजर को पढ़ते हैं। चलो छोड़ो, आओ नीचे आओ। कहते ध्यान से, इन पासिंग द इम्प्यूट जजमेंट हाई कोर्ट मिसकंस्टिट्यूट सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है कि हाई कोर्ट ने जब सेक्शन 139 को पढ़ा तो उसने गलत इंटरप्रिटेशन की, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, which maintains that unless the contrary is proved, it is to be presumed that holder of a check received the check of the nature for the discharge of any debt or other liability। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया, उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर ली। क्या इंटरप्रिटेशन निकली थी सेक्शन 139 की? सर इंटरप्रिटेशन ये कहती थी कि अगर एक पर्टिकुलर चेक किसी पर्टिकुलर ड्रॉर ने इशू किया है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ड्रॉर ने उस पर्टिकुलर चेक को अपनी किसी पुरानी लायबिलिटी या डेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया होगा। लेकिन अगर ड्रॉर को लगता है कि नहीं, उसने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चेक को नहीं इशू किया था, अपनी पुरानी लायबिलिटी या डेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इशू नहीं किया था, किसी और पर्पस के लिए किया था, तो प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो हम ये डीमिंग फिक्शन लेके चलेंगे, हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने ये पर्टिकुलर चेक पुराने डेट या लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिया था। हमारे केस में मिस्टर मुकेश ये प्रूफ नहीं कर पाए। क्योंकि मिस्टर मुकेश प्रूफ नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया मिस्टर मुकेश एक ड्रॉर हैं और क्योंकि वो इसके अलावा कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन्होंने ये पर्टिकुलर चेक अपनी लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ही दिया था। हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे। तभी देखो क्या लिखा है, नीडलेस टू मेंशन दैट प्रिजम्पशन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 139 इज अ रिप्यूटेबल प्रिजम्पशन। कहते हैं जो प्रिजम्पशन है ये प्रिजम्पशन खट सकती है अगर ड्रॉर इसके कंट्रेरी कुछ प्रूफ कर दे, लेकिन अगर वो इसके कंट्रेरी कुछ प्रूफ नहीं करता तो हम प्रिजम्पशन मान के चलेंगे। ठीक है, कहते हैं हाउएवर द ओनर्स ऑफ प्रूविंग
that check was not in discharge of any debt or other liabilities on the accused drawer of the check. Most important line. कहते हैं अगर ड्रॉर ने कुछ और प्रूफ नहीं किया तो हम यही मान के चलेंगे कि भैया ड्रॉर तुमने अपनी पुरानी लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर चेक पेई को इशू किया था। ठीक है, कहते हैं आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है सर इस पर्टिकुलर मैटर पे बहुत सारी पुरानी जजमेंट्स हैं और आफ्टर रेफरिंग टू वेरियस जजमेंट्स द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ व्हिच इमर्जेस फ्रॉम वेरियस जजमेंट इज दैट ओनर्स टू रिबट the presumption under section 139 that check has been issued in discharge of a debt or liabilities on the accused and the fact that the check might be post dated does not absolve the drawer of a check of the penal consequences. कहते हैं बहुत पुरानी सारी जजमेंट्स उठा लीजिए, इस सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि सेक्शन 139 की इंटरप्रिटेशन जो अभी हाई कोर्ट ने की वो गलत है और जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी वो कुछ और थी। और वो ये भी कहते हैं कि भले ही चेक पोस्ट डेटेड ही क्यों ना हो, हम तो छोड़िए, अभी हम आगे पढ़ेंगे सर अगर चेक में कोई अमाउंट भी ना डला हो, पेई को ऐसे बोल दिया जाए एक ब्लैंक चेक दे दिया जाए और ड्रॉर अपने सिग्नेचर करके कहता है ये लो पेई अमाउंट अपने आप फिलअप कर लेना, क्या वो भी ठीक है? हाँ वो भी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। उस सिचुएशन में भी अगर वो पर्टिकुलर चेक डिसऑनर होता है तो ड्रॉर तुम्हारी ही लायबिलिटी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं मीनिंगफुल रीडिंग ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस मेक्स इट क्लियर दैट, यहां से मार्क करिएगा, अ पर्सन हु साइंस अ चेक and makes it over to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut the presumption that the check had been issued for payment of a debt or in discharge of liability. कहते हैं अगर एक बार ड्रॉर ने एक पर्टिकुलर चेक को साइन करके पेई को दे दिया तो इन दैट सिचुएशन ड्रॉर की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ड्रॉर की लायबिलिटी थी इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की। हाँ, अगर ड्रॉर इसके अगेंस्ट कुछ प्रूव कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज हम तो यही मान के चलेंगे कि ड्रॉर तुम्हारी लायबिलिटी थी तो हमने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए पेई को एक चेक दे दिया। ठीक है, कहते हैं इट इज इमटेरियल दैट चेक मे हैव बीन फाइल्ड इन बाय एनी पर्सन अदर देन द ड्रॉर इफ द चेक इज ड्यूली साइंड बाय द ड्रॉर। कहते हैं अगर चेक ड्रॉर ने साइन किया है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें अमाउंट किसने डाला है। बहुत बार ऐसा होता है, लाइक मैंने कोई चेक काटा और मैंने चेक काट के उस पर अपना साइन कर दिया, पार्टी कहती है सर नाम हम अपने आप लिख लेंगे, मैं कहता हूं ठीक है नाम अपने आप लिख लेना, अमाउंट में लिख दे रहा हूं। अच्छा मैं ऐसे भी कहता हूं कि ये लो ब्लैंक चेक मैं अपने साइन करके दे रहा हूं, तुम अपने अमाउंट अपने आप डाल लेना। कह रहे उस सिचुएशन में भी यहां पे साफ साफ बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो लिखा है इफ अ साइंड ब्लैंक चेक इज वॉलेंटरली प्रेजेंटेड टू अ पे, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इफ अ साइंड ब्लैंक चेक, ड्रॉर ने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है, वॉलेंटरली अगर उसने पेई को दिया है टुवर्ड्स सम पेमेंट तो द पेई मे फिल अप द अमाउंट एंड अदर पर्टिकुलर्स। पेई उसमें सारी डिटेल्स डाले, उस पर्टिकुलर चेक को बैंक में लगाए, कैश विड्रॉ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता, अगर इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सेक्शन 139 प्रिज्यूम करके चलता था। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ मिला के हमको ऐसे समझ में आ रहा है, हाँ एक केस ये दिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कि किस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि ड्रॉर अपने आप को लायबिलिटी से बचा सकता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इट इज नॉट द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड दैट ही आइदर साइंड द चेक और पार्टेड विद इट अंडर एनी थ्रेट और कोअर्शन। कहते हैं हाँ अगर आप किसी ड्रॉर से डरा धमका के सिग्नेचर को साइन करवा चेक को साइन करवा लेते हो, उस सिचुएशन में ड्रॉर अगर ये प्रूफ कर दे कि सर हमको डरा धमका के ये चेक साइन करवाया गया था तो उसकी लायबिलिटी से वो बच सकता है। ये केस है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल कि ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे सेक्शन 139 में हम प्रिजम्पशन नहीं लेंगे बल्कि ड्रॉर के कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन देखिए नीचे क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन पेई ऑफ अ चेक एंड इट्स ड्रॉर वुड नॉट डिसेंटाइल द पेई टू द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 139। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स कर दिया था लोअर कोर्ट के, क्योंकि वो क्या कह रही थी कि सर एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है और एक क्लाइंट है, दोनों के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, इस वजह से इस पर्टिकुलर चेक के रिगार्डिंग हम सेक्शन 139 के प्रोविजंस नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लैरिफाई किया कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, अगर एक पर्टिकुलर ड्रॉर ने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी चेक इशू किया है तो अगेन ही विल बी हेल्ड लायबल अनलेस एंड अनटिल वो सेक्शन 139 में कुछ और एविडेंस के थ्रू अपनी लायबिलिटी को बचा ले। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया किसके फेवर में लिया, सब मिस्टर बीर सिंह के फेवर में लिया और उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट से गलती हो गई है, यहाँ पे ड्रॉर ही लायबल माना जाएगा। चलो, तो अब इसको बार बार आगे और नहीं पढ़ते, आगे रिपीटेटिव लाइन लिखी हुई है, आप अपने आप ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड नंबर केस पे आते हैं। कहते हैं जो सेकंड नंबर केस है बच्चे वो किसके किसके बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिखा है रोहित भाई जे पटेल, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये मिस्टर रोहित है, और सेकंड नंबर पे लिखा है स्टेट ऑफ गुजरात, हम यहाँ पे बोलेंगे गुजरात।
लेकिन यहाँ पे एक रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 और भी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, छोड़िए, क्योंकि जब क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं तो वहां पे मैटर पब्लिक के बिहाफ पे लड़ा जाता है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि एक रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है यहाँ पे, प्लस स्टेट ऑफ गुजरात है, और अपेलेंट में यहाँ पे हम बोलेंगे रोहित बाई है। चलो ठीक है। कहते हैं अगेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये पर्टिकुलर प्रोविजन यहाँ पे हिट हो रहा है, अगेन सेक्शन 138 139 हिट हो रहा है। केसेस के फैक्ट्स देखिएगा, लगभग पुराने केसेस सिमिलर होंगे। कहते हैं क्या है, प्रिजम्पशन एज टू चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। कहते हैं प्रिजम्पशन एज टू चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर चेक को ड्रॉ किया गया, प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग सेक्शन 139 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको पता है। येट ट्रायल कोर्ट पुट द ओनस ऑन द कंप्लेनेंट टू प्रूव द लायबिलिटी। कहते हैं अगर सेक्शन 139 को हम पढ़ते थे तो सेक्शन 139 में ड्रॉर के ऊपर ये प्रिजम्पशन डाली जाती थी कि ड्रॉर तुमने जो पर्टिकुलर चेक इशू किया है, वो पर्टिकुलर चेक जो तुमने इशू किया है वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया, अपने पुराने डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया। कहते हैं लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में तो उल्टा हो गया। कोर्ट ने ये बोला कि भैया पेई तुम ये प्रूफ करो, पेई तुम ये प्रूफ करो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है जिसको रिगार्डिंग ड्रॉअर को वो पर्टिकुलर अमाउंट डिस्चार्ज करना है। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट उल्टा पेई के पीछे पड़ गई। पढ़ना चाहिए था ड्रॉअर के पीछे, पड़ गई पेई के पीछे, और पेई से कहती पेई पहले ये बताओ तुम्हारे पास कहां से पैसा आया जो तुमने ड्रॉअर को दिया था। एक एग्जांपल देते हैं, आइए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं क्या एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं एक मान लीजिए मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। कहते हैं मिस्टर एक्स ने से 5 लाख रुपए दिए टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने किसको पेमेंट की है, 5 लाख रुपए की पेमेंट की है टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने बोला ठीक है मिस्टर एक्स, मैं तुमको 3 महीने के बाद एक पर्टिकुलर चेक के थ्रू ये पैसा वापस लौटा दूंगा। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, मैं आज तुमको 5 लाख रुपए दे देता हूं, तुम 3 महीने के बाद मेरे को 5 लाख रुपए लौटा देना। कहते 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स मिस्टर वाई ने चेक दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये पर्टिकुलर चेक क्या हो गया, डिसऑनर। अब ध्यान से देखिएगा, कहते हैं पहले मिस्टर एक्स ने पेमेंट की टू मिस्टर वाई, फिर मिस्टर वाई ने एक चेक इशू किया और मिस्टर वाई ने जो चेक इशू किया टू मिस्टर एक्स वो डिसऑनर हो गया। ठीक, अब मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को तो भैया क्या चाहिए, रिफंड, मेरे को तो पैसा चाहिए, मेरे को जो मैंने लोन अमाउंट टू मिस्टर वाई दिया 5 लाख रुपए वो मेरे को चाहिए। क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया इसलिए मिस्टर एक्स कंप्लेनेंट बन गए। मिस्टर एक्स क्या बन गए, कंप्लेनेंट, इन्होंने कंप्लेंट फाइल की। अब ध्यान से देखिए, चेक किसने इशू किया था, कहते हैं यहाँ पे जो मिस्टर वाई है ये ड्रॉअर ऑफ द चेक है। ये कौन है, ड्रॉअर ऑफ चेक, और जो मिस्टर एक्स है ये ड्रॉई। ठीक, बहुत अच्छी बात सर। अब ध्यान से, सेक्शन 139 किसके लिए प्रिज्यूम कर रहा था, सेक्शन 139 तो मिस्टर वाई के लिए प्रिज्यूम कर रहा था। ये बोल रहा था कि मिस्टर वाई अगर तुमने चेक इशू किया है तो हम ये मानकर चलेंगे कि तुमने ये पर्टिकुलर चेक अपनी किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया है, अनलेस एंड अनटिल तुम कुछ और प्रूफ ना कर दो। बिल्कुल सही बात, हम अभी पढ़कर आए सर। लेकिन कहते हैं इस केस में तो उल्टा कोर्ट मिस्टर एक्स के पीछे पड़ गई और मिस्टर एक्स से कहती है मिस्टर एक्स पहले ये बताओ तुम्हारे पास ये 5 लाख रुपए कहां से आए, इसका सोर्स क्या है, तुमने कहां से ये 5 लाख रुपए मिस्टर वाई को उधार दे दिए, पहले तुम बताओ कि 5 लाख रुपए तुम्हारे पास कहां से आ रहे। इसका मतलब कोर्ट ने तो पूरी की तरीके से प्रोसीडिंग को ही उलट कर किसकी तरफ कर दिया, सर ड्रॉअर की बजाय ड्रॉई की तरफ आ गया वो पर्टिकुलर केस। यहां पर कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, सेक्शन 139 की गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है। यहां पे ड्रॉई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ प्रूफ करने की, उसने जहां से मर्जी पैसा दिया हो, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉअर की है। आइए देखते हैं केस के फैक्ट्स क्या लिखे। कहते दिस अपील इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर वेयर बाय द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात has reversed the respective judgment and order as passed by the additional senior civil judge and additional chief judicial magistrate। कहते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया था। ठीक है, कहते हैं क्या, कहते हैं इन 7 क्रिमिनल केसेस पर्टेनिंग टू द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ 7 चेक्स। कहते हैं सर यहाँ पे 7 अलग अलग केस फाइल किए गए थे, 7 चेक के रिगार्डिंग 7 चेक डिसऑनर हुए थे, हर चेक 3 लाख रुपए का था। इसका मतलब सर हम ऐसे कहना चाहते हैं कि 7 चेक्स थे, 3 लाख रुपए ईच के थे, और सर 7 केस फाइल हुए थे। सर स्टेट ऑफ गुजरात, ध्यान से, गुजरात की हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजंस को रिवर्स कर दिया था। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं इन द इम्प्यूट जजमेंट एंड ऑर्डर हाई कोर्ट हैज डिसअप्रूव्ड द एक्विटल
of the accused appellant, and while holding him guilty of the offence under section 138 of Negotiable Instrument Act, has awarded him the punishment of simple imprisonment for a period of 1 year, with a fine to the extent of double the amount of check, with the default stipulation of further imprisonment for a period of 1 year in each case. कहते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दी? हाईकोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे ड्रॉअर तुम्हारी गलती है, बिल्कुल गलती है। ड्रॉअर तुमको यहाँ 3 लाख की जगह कितना पे करना पड़ेगा? 6 लाख पे करना पड़ेगा, डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा हर चेक के रिगार्डिंग, और 1 साल की सिंपल इंप्रिजमेंट भी सुनाई। 2 तरीके की इंप्रिजमेंट होती है, एक सिंपल, एक रिग्रेस। यहाँ पे कौन सी इंप्रिजमेंट सुनाई? सिंपल। एंड आउट ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल एज फाइन द कंप्लेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज ऑर्डर टू कंपनसेटेड टू द ट्यून ऑफ ₹5.5 लाख इन ईच केस। इसका मतलब 6 लाख रुपए ऑर्डर दिया गया हर चेक के रिगार्डिंग, जिसमें 5.5 लाख रुपए तो उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को दे दिया जाएगा जिसको नुकसान हुआ, और 50,000 रुपए रख दिए जाएंगे कोर्ट के पास पेनल्टी के तौर पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कहते हैं यहां पे हो क्या रहा है, आइए देखते हैं। ये जो रिस्पोंडेंट थे ना, रिस्पोंडेंट नंबर 2, ये कंप्लेनेंट थे, ये ओरिजिनल कंप्लेनेंट थे, ये ओरिजिनल क्या थे? कंप्लेनेंट। ठीक, रोहित भाई जे पटेल जो थे, लोअर कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन सुनाया था। लोअर कोर्ट ने रोहित भाई जे पटेल के फेवर में डिसीजन सुनाया। स्टेट ऑफ गुजरात और रिस्पोंडेंट नंबर 2 वापस से अपील में गए। हाई कोर्ट ने इनके रिस्पोंडेंट के फेवर में डिसीजन सुना दिया, इसलिए रोहित भाई जे पटेल अब सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। लेकिन रोहित भाई की सुप्रीम कोर्ट में यहां पे पर्टिकुलर अपील को क्या कर दिया गया? डिसमिस। अब आइए देखते हैं क्या लिखा। इसका मतलब जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट कहती है वही बिल्कुल ठीक था। हाई कोर्ट ने डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि जो प्रिजम्पशन लोअर कोर्ट्स ने किसके ऊपर डाल दिए थे? ड्रॉई के ऊपर डाल दिए थे, वो गलत था। अब ध्यान से सुनना, लोअर कोर्ट ने क्या किया था? लोअर कोर्ट ने तो ये बोला, ड्रॉई पहले ये बताओ तुम्हारे पास कहां से 5 लाख रुपया है, जो मेरे अपने एग्जाम्पल में आपको समझाया था। लेकिन लोअर कोर्ट ने गलत कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला, लोअर कोर्ट आपने तो सेक्शन 139 की इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी है, ड्रॉई को सोर्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 139 जो है वो ड्रॉअर के ऊपर लायबिलिटी डालता है, ना कि ड्रॉई के ऊपर। हाई कोर्ट ने इस वजह से सेक्शन 139 की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करते समय, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करते हुए किसके अगेंस्ट डिसीजन सुनाया? ड्रॉअर के अगेंस्ट। डबल अमाउंट का फाइन लगाया, साथ ही साथ 1 साल की सजा भी सुनाई। ड्रॉअर कह रहा है ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि लोअर कोर्ट में तो ड्रॉअर के फेवर में डिसीजन सुनाया था, हाई कोर्ट ने ड्रॉअर के अगेंस्ट डिसीजन सुना दिया। अब यहां पे इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील को क्या कर दिया? डिसमिस, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट ने सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन बिल्कुल ठीक की है। आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं हैविंग गिवन एंशियस कंसिडरेशन टू द राइवल सबमिशंस एंड हैविंग एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड, ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट वी आर क्लियरली ऑफ द व्यू that as regards conviction of the accused for the offence under section 138, the impute judgment and order dated this does not call for any interference. साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 138, 139 के अकॉर्डिंग जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। कहते इन द केस इन हैंड इवन आफ्टर परपेटली ड्रॉइंग द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ध्यान से मार्क करिए, द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडेड to question the want of evidence on the part of complainant as regard the source of fund for advancing loan to the accused and want of examination of relevant witnesses who allegedly extended him money for advancing it to the accused. कहते हैं यहां तो ट्रायल कोर्ट ने हद ही पार कर दी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है यहां तो ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल गड़बड़ कर दी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो सारा केस ही उलट कर किसके ऊपर डाल दिया? कंप्लेनेंट के ऊपर। कंप्लेनेंट से पूछने लगे बताओ तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए ड्रॉअर को देने के लिए। किसको देने के लिए? ड्रॉअर को, क्योंकि पहले ड्रॉई ने ड्रॉअर को पैसा दिया, फिर ड्रॉअर ने उसके बदले में चेक इशू किया। कहते हैं यहां तो केस ही उल्टा हो गया, क्योंकि यहां कोर्ट कंप्लेनेंट से पूछ रही है कि पहले ये बताओ कि तुमने पैसा कहां से लाए, तुम्हारे पास कहां से पैसा आया ये पैसा लोन देने के लिए। अगर तुमने किसी से उधार लिया है तो जरा उन लोगों को बताओ, उन लोगों को विटनेस बनाओ, उन लोगों को बुलाओ और उन लोगों को बुलाकर पहले ये प्रूफ करो, एविडेंस दो कि तुमने पैसा कहां से उधार लेके उस पर्टिकुलर पर्सन को दिया। कहते हैं ये तो केस ही उलट गया। कहते हैं दिस अप्रोच ऑफ ट्रायल कोर्ट हैड बीन एट वेरिएंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजम्पशन इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रायल कोर्ट का जो ये प्रिजम्पशन है ये तो बिल्कुल गलत है। After such presumption, the onus shifted to the accused, and unless the accused had discharged the onus by bringing on record such facts and circumstances, छोड़िए, any doubt on complainant case could not have been raised. कहते हैं अगर ट्रायल कोर्ट के इस प्रिजम्पशन को हम लेकर चलें तो इन दैट सिचुएशन तो ड्रॉअर पूरी तरीके से छूट गया,
क्योंकि ड्रॉअर को तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, आपने तो सारा कुछ प्रूफ करने के लिए किस पे डाल दिया, ड्रॉई के ऊपर। और अगर ड्रॉई इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया तो इन दैट सिचुएशन तो हम ऐसे बोलेंगे कि ड्रॉअर से गलती हो गई। तभी देखो क्या लिखा है, हियर इन अबव वी हैव एग्जामिन्ड इन डिटेल द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड दोज ऑफ द हाई कोर्ट एंड हैव नो हेजिटेशन in concluding that present one was clearly a case where the decision of trial court suffered from perversity and fundamental error of approach। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, गलत फैक्ट्स को, गलत तरीके से फैक्ट्स को कंसीडर किया है। ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन को हम सही साबित नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट ने जो लिया, एंड द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन रिवर्सिंग द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, देखो उसके बाद सारे नॉर्मल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ऐसे मेरे को पढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ लाइंस में आपको मार्क कराना चाहूंगा, जरा आप मार्क कर लीजिएगा एक बार। कहते थे यहाँ से देखिए क्या लिखा, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रायल कोर्ट दैट देयर वाज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द सोर्स ऑफ फंड्स विद द रिस्पोंडेंट टू एडवांस द लोन। कहते ट्रायल कोर्ट ने बोला सर यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ फंड नहीं है, कहाँ से आया उसके पास पैसा, ये तो ट्रायल कोर्ट ने पूरा गड़बड़ ही कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो प्रोसीडिंग का वे ही चेंज कर दिया। कहते हैं ये गलत है, दैट द रिस्पोंडेंट डिड नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट ऑफ इवन कच्चा नोट्स। ट्रायल कोर्ट कहती है कि अगर तुमने पैसा दिया था, ध्यान से सुनना बच्चे, मिस्टर एक्स ने अगर मिस्टर वाई को कुछ लोन दिया था, तो कोर्ट कहती है मिस्टर एक्स पहले ये प्रूफ करो तुम्हारे पास ये लोन का अमाउंट देने के लिए कहाँ से आया, क्या तुम्हारे पास कोई रिसिप्ट है कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, क्या कोई कच्चे में कोई बिल है, कोई नोट है, तुमको पता है तुम्हारे पास ये कहाँ से पैसा आ रहा है। सर मिस्टर एक्स कह रहा है हमसे छोड़िए ना, मिस्टर वाई से पूछिए, ये पर्टिकुलर मैटर इस अमाउंट को देने का नहीं है, इससे लेने का है जिसके रिगार्डिंग एक चेक डिसऑनर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग को गलत तरीके से प्रोसीड किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा नेक्स्ट केस जो सेक्शन 138 और सेक्शन 139 के रिगार्डिंग हमको और सारी बातें बताता था। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला है, आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं बच्चे। ये अब मैं पुराना वाला मैटर इससे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो सब आप कवर कर चुके हो, तो एक ही चीज को बार बार सिंपल इंग्लिश में पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता। आप फटाफट से एक रीडिंग मारेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो जबरदस्ती उसको लाइन में लाइस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, आइए थर्ड नंबर केस पे देखते हो। थर्ड नंबर केस क्या है, ध्यान से देखिए क्या है। कहते लिखा अंजुम हुसैन एंड अदर्स वर्सेस इंटेल सिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से देखिए क्या है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कंप्लेनेंट है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है अंजुम। चलो अंजुम ही लिख लेते हैं, ठीक। और सेकेंड नंबर पे हम ऐसे बोलेंगे कि ये एक रियल इस्टेट कंपनी है। कौन है, एक रियल इस्टेट कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं यहाँ पे हुआ क्या था कि जो ये रियल इस्टेट कंपनी है, इन्होंने बुकिंग करवाई, इन्होंने एक सोसाइटी तैयार करवाई और उस सोसाइटी में बहुत सारे यूनिट्स थे, रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी थे, कमर्शियल फ्लैट्स भी थे, रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी थे, कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी थी, कुछ शॉप्स भी थी, कुछ अलग हॉल भी बने हुए थे। और अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि रियल इस्टेट कंपनी ने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टेड, हम ऐसे बोलेंगे अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को सेल करना स्टार्ट किया। कहते हैं अंजुम हुसैन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर अभी अनडेवलप्ड सोसाइटी में एक पर्टिकुलर फ्लैट बुक करा लिया। सर ड्यू डेट आई, लेकिन रियल इस्टेट कंपनी ने उस पर्टिकुलर फ्लैट को तैयार करवा के अभी तक अंजुम को नहीं दिया। अंजुम के साथ साथ ऐसे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फ्लैट्स की बुकिंग तो कराई थी, लेकिन रियल इस्टेट कंपनी ने प्रॉपर टाइम पर उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर फ्लैट को हैंडओवर नहीं किया। ऐसा आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे रियल इस्टेट एजेंसी, रियल इस्टेट बिजनेस में ऐसा बहुत बार हुआ देखा गया है कि क्या करता है एक कंस्ट्रक्टर, एक बिल्डर, एक डेवलपर क्या करता है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तभी उसमें प्रपोज्ड प्लान के अकॉर्डिंग फ्लैट को सेल करना स्टार्ट कर देता है। सर हमने एक पर्टिकुलर फ्लैट परचेज कर लिया, कुछ अमाउंट भी पे कर दिया, ड्यू डेट आ गई, सर बिल्डर ने बोला था 3 साल के बाद दे देंगे, 3 साल हो गए अभी तक फ्लैट तैयार ही नहीं हुआ। बिल्डर ने बोला 6 महीने और दे दो, 6 महीने भी हो गए अभी भी फ्लैट तैयार नहीं हुआ। अब सर हो क्या रहा है कि अंजुम जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये फ्लैट्स बुक कराए थे, लेकिन उनको ड्यू डेट पे इसकी पोजीशन नहीं मिली। सर अब जो ये अंजुम है, ये एक साथ मिलकर 40-50 लोग मिलकर एक साथ केस कर रहे हैं इस रियल इस्टेट कंपनी के अगेंस्ट। क्या ऐसा करना ठीक है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ध्यान से समझिएगा। सर जो ये केस है ना, ये केस है पुराना, तब रेरा एक्ट नहीं आया था, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट नहीं आया था।
कहते हैं रेरा का मेन पर्पस ही लाने का यही था, क्योंकि पुरानी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी जहां पे बिल्डर ऐसी हरकतें कर रहे थे कि लोगों से फ्लैट बुकिंग करवा के पैसा ले लेते थे, लेकिन उनको ड्यू टाइम लिमिट पर हैंडओवर नहीं करते थे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। इसीलिए रेरा लाया गया था, लेकिन ये केस रेरा से पहले का है। आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 12 उसका कहते हैं क्लास एक्शन सूट बाय कंज्यूमर। मार्क करिएगा, क्लास एक्शन सूट है सर। ये जो अदर्स है ना, अदर्स, यहाँ पे और बहुत सारी पार्टीज आएंगी, अभी हम देखेंगे। कहते हैं यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि ये अंजुम हुसैन 1, फिर यहाँ पे प्लस 43 पार्टीज और हैं जिन्होंने मिलकर केस किया है रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, कहते हैं क्लास एक्शन सूट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, इन्होंने क्लास एक्शन सूट फाइल किया। इन्होंने बोला कि सर हम सब के जितने भी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉज ऑफ एक्शन है, इस वजह से हम मिलकर केस फाइल करेंगे। ठीक है, कहते हैं डिले इन हैंडिंग ओवर पोजीशन ऑफ ऑफिस एंड फ्लैट्स। कहते हैं केस किसके रिगार्डिंग है, कहते केस है रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि सर इन्होंने हमको एक ड्यू टाइम लिमिट दी थी कि इस टाइम तक हम आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। कहते हैं ऑल बायर्स फाइल्ड अ जॉइंट कंप्लेंट बिफोर द नेशनल कमीशन। सर सारे जितने भी कंप्लेनेंट थे, जितने भी बायर्स थे जिनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली, इन्होंने मिलकर कंप्लेंट फाइल की नेशनल कमीशन में। कहते हैं लेकिन नेशनल कमीशन डिसमिस द केस एज नॉट मेंटेनेबल एज क्लास एक्शन। लेकिन सर नेशनल कमीशन ने इस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये क्लास एक्शन सूट के तौर पे फाइल हो ही नहीं सकता। वेदर करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट कहती है नो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नेशनल कमीशन का ये कंटेंशन गलत है, ऐसा नहीं है, आप इसको क्लास एक्शन सूट की तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन नेशनल कमीशन ने क्या बोला था कि हम इसको क्लास एक्शन सूट के तौर पे डील नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। कहते लिखा था एप्लेंट नंबर 1। एप्लेंट नंबर 1 यहाँ पे कौन है? अंजुम। कहते हैं अंजुम हैड बुक्ड एन ऑफिस स्पेस एडमिजरिंग अबाउट 440 स्क्वायर फीट इन अ प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस लॉन्च्ड बाय द रिस्पोंडेंट। कहते हैं कि जो यहाँ पे अंजुम है, इन्होंने एक ऑफिस स्पेस बुक कराई थी 440 स्क्वायर फीट की। ठीक है, कहते हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, इसमें सिर्फ ऑफिस स्पेस ही नहीं, इसमें कुछ रेसिडेंशियल यूनिट्स भी थी, कुछ शॉप्स भी थी, कुछ ऑफिसेस भी होते, कंस्ट्रक्ट होने का प्लान था। ठीक है, कहते द बिल्डर बायर एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द एप्लेंट नंबर 1 एंड द रिस्पोंडेंट ऑन 2013, वेयर अंडर द रिस्पोंडेंट वाज टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द ऑफिस विद इन 4 ईयर्स। मार्क करिएगा, 4 साल में। कहते हैं सर यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर बुकिंग हो रही थी, तब ये बुकिंग के टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्या? बिल्डर एंड बायर एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? बिल्डर एंड बायर। बिल्डर कौन था? ये रियल एस्टेट कंपनी। बायर कौन था? अंजुम। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि ये पर्टिकुलर कमर्शियल स्पेस जो ये ऑफिस स्पेस परचेज कर रहे हैं अंजुम, ये उनको 4 साल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं सिमिलरली सच एग्रीमेंट्स वर एंटरटेन्ड बिटवीन द एप्लेंट नंबर 2 एंड 44। कहते हैं ऐसे ही सेम एग्रीमेंट और भी बाकी लोगों के साथ भी साइन हुए थे। ठीक है, एंड द रिस्पोंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट में और भी लोगों ने बहुत सारे बुकिंग्स करवाई थी, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, कहते सिंस द रिस्पोंडेंट हैड फेल्ड, लेकिन यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने क्या किया? रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन है? कहते कंपनी। कहते हैं बट कंपनी हैड फेल्ड टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स ऑफ डिलीवरिंग पोजीशन इन 4 इयर्स। लेकिन सर बिल्डर ने यहाँ पे 4 साल में उस पर्टिकुलर स्पेस को हैंडओवर नहीं किया। एंड एज द प्रोजेक्ट वाज स्टिल एट द स्टेज ऑफ एक्सकेवेशन, कंज्यूमर कंप्लेंट केस नंबर दिस वाज फाइल्ड एज क्लास एक्शन by the appellant number 1 to 44, seeking refund of the amount paid by them to the respondent along with interest and compensation. कहते क्योंकि 4 साल हो गए और अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी हमको पोजीशन नहीं मिला प्रॉपर्टी का, इस वजह से 2018 में, ध्यान से देखिए, 2018 में इन सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर एक सूट फाइल किया और ये बोला कि सर हमको क्या चाहिए, हमने जो पैसा बिल्डर को दिया है वो वापस चाहिए, विद इंटरेस्ट चाहिए, और सर हमको कंपनसेशन भी चाहिए, जो हमको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी चाहिए। ठीक है, कहते हैं नेशनल कमीशन वाइड इम्प्यून जजमेंट ऑर्डर कंक्लूडेड दैट केस कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज क्लास एक्शन एंड डिसमिस द सेम। नेशनल कमीशन ने साफ बोला कि हम इसको क्लास एक्शन सूट के तौर पे नहीं ले सकते, सिर्फ अंजुम केस करना चाहें तो अलग बात है, हम इसको क्यूमुलेटिवली सबके साथ नहीं लड़ सकते। कहते हैं द डिसमिसल ऑफ द केस एज क्लास एक्शन इज क्वेश्चन इन दिस अपील। और यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में पर्टिकुलर मैटर आया तो यही हुआ कि क्या यहाँ पे ये क्लास एक्शन सूट फाइल हो सकता है? कहते हैं यस बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे नेशनल कमीशन से गलती हो गई और ये पर्टिकुलर मैटर वापस से किसको भेज दिया गया? नेशनल कमीशन को। आइए देखते हैं क्या है। कहते लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन दाउ ऑल द एपेलेंट्स हैड अ कॉमन ग्रीवेंस दैट द रिस्पोंडेंट हैड नॉट डिलीवर्ड पोजीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिट्स बुक्ड बाय देम। मार्क करिएगा, कहते हैं नेशनल कमीशन के अकॉर्डिंग क्या था?
सर नेशनल कमीशन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो एपेलेंट्स हैं, जो ये 44 पर्सन्स हैं, इनका जो ग्रीवियंस है, इनको जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कॉमन है, that the respondent had not delivered possession of the respective units booked by them and thus the respondent was deficient in rendering services. सर नेशनल कमीशन इस बात को मानने को तैयार है कि यस, सही में बिल्डर ने गलती की है। सर ये भी नेशनल कमीशन कहती है कि ये जितने भी एपेलेंट हैं, जितनी भी पार्टीज हमारे पास कंप्लेंट लेकर आई हैं, ये सारी की सारी पार्टीज का कॉमन ग्रीवियंसेस भी हैं, लेकिन इट वाज नॉट शोन हाउ मेनी ऑफ द अलॉटीज हैड बुक्ड द शॉप कमर्शियल यूनिट सोलली फॉर द परचेज ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं लेकिन नेशनल कमीशन ये कहती है कि यहां पे सर पार्टीज ये नहीं प्रूव कर पा रही कि इनमें से कितने लोगों ने वो यूनिट को बुक करवाया था सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेज करके कुछ काम करेंगे, अर्निंग करेंगे। इसका मतलब नेशनल कमीशन ये कहती है कि ये जितने भी एपेलेंट है ना, सर 44 अंजुम के साथ जितने भी एपेलेंट हैं सर, इनमें से कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पा रहा कि इनको जो ये पर्टिकुलर यूनिट जो इन्होंने परचेज की थी वो इसलिए परचेज की थी क्योंकि वो इससे अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के बेसिस पे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तभी देखो क्या लिखा है, इट वॉज नॉट शोन हाउ मेनी ऑफ द अलॉटीज हैड बुक्ड द शॉप्स और कमर्शियल यूनिट्स सोलली फॉर द परचेज ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कहते कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया सर कि इन्होंने जो कमर्शियल यूनिट्स परचेज की थी वो पैसा कमाने के लिए की थी। ठीक है, कहते हैं एक केस को रेफर किया गया और ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे मार्क करिएगा। कहते लिखा, इन चेयरमैन तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड मद्रास वर्सेस टी.एन. गणपति, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड बाय दिस कोर्ट दैट पर्सन हु मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ सूट, मार्क करिएगा, पर्सन हु मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी, छोड़िए, नीड नॉट हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन, नीड नॉट have the same cause of action, and all that is required for application of said provision is that the person concerned must have common interest or common grievance. सर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहां पर अगर आपको कोई सिविल सूट फाइल करना है या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर फोरम के सामने कोई सूट फाइल करना चाहते हो, वैसे तो उन्होंने लिखा था अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी, सेम कॉज ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा, नीड नॉट टू हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू हैव कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन ग्रीवियंस। इसका मतलब उन्होंने बोला कि सेम कॉज ऑफ एक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नो रिक्वायरमेंट। तो सर फिर किसकी रिक्वायरमेंट है? कहते हैं अगर कॉमन इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है या फिर और कॉमन ग्रीवियंस भी है तो भी क्लास एक्शन सूट फाइल हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा था। ठीक है सर, हमारे में भी तो कॉमन ग्रीवियंस ही है। आइए देखते हैं नीचे क्या हुआ। कहते हैं इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय दिस कोर्ट दैट इन टीएन हाउसिंग बोर्ड केस दैट द प्रोविजन मस्ट रिसीव एन इंटरप्रिटेशन व्हिच वुड सबसर्व द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एनैक्टमेंट। कहते हैं उस पर्टिकुलर केस को आप पढ़िए तो प्रोविजन इस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा जिससे कि एडवांटेज दिया जा सके उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके साथ गलत हुआ है। तभी इट इज इन दिस लाइट दैट फुल बेंच ऑफ नेशनल कमीशन हेल्ड दैट वननेस ऑफ द इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू अ कॉमन ग्रीवियंस अगेंस्ट द सेम पर्सन। सर यहां पे अगर नेशनल कमीशन ने बोला वननेस ऑफ द इंटरेस्ट, वननेस ऑफ द इंटरेस्ट का मतलब कि सबका इंटरेस्ट एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उस मैटर को प्रोसीड करेंगे। तभी हाउएवर नेशनल कमीशन इन द इंस्टेंट केस कंप्लीटली लॉस्ट साइट ऑफ द प्रिंसिपल्स और सो क्लियरली लेट डाउन इन द डिसीजंस रेफर टू अबव। और कहते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नेशनल कमीशन ने इन सारे प्रिंसिपल्स को इस पर्टिकुलर केस में पूरी तरीके से इग्नोर किया, इसीलिए नेशनल कमीशन ने गड़बड़ कर दी है। नेशनल कमीशन को ये पर्टिकुलर सूट एंटरटेन करना चाहिए था। इन अवर व्यू द अप्रोच इन द इंस्टेंट केस वाज टोटली इरानियस। कहते हैं यहाँ नेशनल कमीशन से गलती हुई है। वी देयरफॉर अलाउ दिस अपील, सेट असाइड द ऑर्डर अंडर अपील, द एप्लीकेशन प्रेफर्ड बाय एपेलेंट इज हेल्ड टू बी मेंटेनेबल। और जो वापस से जो नेशनल कमीशन में सूट फाइल किया गया था उसको रिस्टोर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पर्सन पे यहाँ पे सारे एपेलेंट्स की बात मानी और क्लास एक्शन सूट फाइल करने की पावर दे दी। चलो 3 केस हो गए बच्चे हमारी क्लास के। नेक्स्ट केस आते हैं लास्ट केस पे। कहते हैं ये केस किसके बीच में है? कहते हैं आरबीआई वर्सेस जयंती लाल एंड मिस्त्री। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर ये आरबीआई और यहाँ पे एक जयंती लाल। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं यहाँ पे जो हम केस के फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे केस के फैक्ट्स बताऊंगा वो बीच बीच में से बताऊंगा। जितनी चीज छूटती जाएंगी वो बिल्कुल सिंपल सी होंगी, आप एक रीडिंग मारेंगे क्लियर हो जाएगा।
आइए देखते क्या है। कहते हैं सबसे पहले कौन सा लॉ यहाँ पे हिट हो रहा है सर, आरटीआई एक्ट 2005 उसका सेक्शन 8। पहले हम जरा देखते हैं कि आरटीआई एक्ट पहले हम कहते हैं कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 कहता क्या है। कहते हैं सर जो ये आरटीआई एक्ट है इसका सेक्शन 8 क्या कहता है। सर पहले आरटीआई एक्ट का मेन पर्पस देखते हैं। सर आरटीआई एक्ट का मेन पर्पस ये है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आरटीआई एक्ट का बनाने का वो ये कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो जो भी काम करती हैं वो ट्रांसपेरेंसी से करें। अगर एक इंडियन सिटीजन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मांगना चाहे तो वो मांग सकता है अंडर आरटीआई एक्ट। बिल्कुल ठीक है सर। वो एक आरटीआई की एप्लीकेशन लगाता है और आरटीआई की एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव करता है, जिसको हम शॉर्ट में पीआईओ बोलते हैं। सर ये पब्लिक अथॉरिटी का जो पीआईओ है ये उस आरटीआई की एप्लीकेशन का जवाब देता है और उस पर्टिकुलर आरटीआई की एप्लीकेशन का जवाब देते समय वो इंडियन सिटीजन को वो सारी बातें बताता है जो आरटीआई एप्लीकेंट जानना चाहता है। ठीक सर। लेकिन उसी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको आरटीआई के एम्बिट से बाहर कर दिया गया। ये बोला गया कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो सीक्रेसी के साथ मेंटेन करनी होती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम आरटीआई की एप्लीकेशन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे ऐसे बोला कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस करता है, उसका कोई ट्रेड सीक्रेट है, आप आरटीआई की एप्लीकेशन के थ्रू उसको रिवील नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप आरटीआई के थ्रू नहीं डिमांड कर सकते। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, आप वो पब्लिक अथॉरिटी से नहीं ले सकते। सर यहां पर एक आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई गई थी बाय जयंती लाल एंड मिस्त्री आरबीआई को। वो बैंक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे थे। आरबीआई ने ये कहते हुए मना कर दिया उस आरटीआई एप्लीकेंट को कि हम ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहे हो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, वो कंट्री के इकोनॉमी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस के तौर पे डिफरेंट बैंक से आरबीआई ने ली है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जयंती लाल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सर जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हम बैंक की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। आरबीआई सेक्शन 8 का सिर्फ और सिर्फ एक शील्ड यूज कर रही है, बल्कि सेक्शन 8 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया जहां पे ये लिख दिया जाए कि आरबीआई ये इंफॉर्मेशन हमसे शेयर ना करे। और अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो बताइए फिर हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। सर जब ध्यान से जब जयंती लाल ने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई तो आरबीआई ने उसको जवाब देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि जयंती लाल आप जो इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहे हो वो सेक्शन 8 में फॉल करती है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है, हम आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं शो कर सकते। जयंती लाल सीआईसी के पास गई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर आप किसी पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सीआईसी पे जाके अपील कर सकते हो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला आरबीआई आपको ये इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी। इसीलिए आरबीआई अब सुप्रीम कोर्ट आ गई है ये कहते हुए कि सर सीआईसी ने हमको ऑर्डर दिया है कि आप आरटीआई एप्लीकेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। सर हम सीआईसी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए आरबीआई कहां आ गई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आरबीआई तुम गलत कर रहे हो, तुमको इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी। आइए पहले देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मांगी थी आरटीआई एप्लीकेंट ने। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते द मेन इशू दैट अरोज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट इन दीज ट्रांसफर केसेस एज टू वेदर ऑल द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर अंडर आरटीआई एक्ट कैन बी डिनाइड बाय आरबीआई and other banks to the public at large on the ground of economic interest, commercial confidence, fiduciary relationship with other bank on the one hand and public interest on the other। कहते हैं सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये रेज किया गया था कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट आरटीआई एक्ट का यूज करते हुए किसी बैंक में या आरबीआई में कोई आरटीआई एप्लीकेशन लगाता है तो बैंक हर बार ये पर्टिकुलर शील्ड यूज कर लेती है कि हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शो नहीं कर सकते क्योंकि ये कमर्शियल इंटरेस्ट की पर्टिकुलर मैटर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने अगर आरबीआई के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है तो वो ट्रस्ट के तौर पे की है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के तौर पे की है। क्या सर ये हर बार बैंक ऐसा बोलेगा, क्या ये ठीक है? या बैंक के पास अगर ऐसी कोई आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसको जवाब देना होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया। कहते हैं इफ द आंसर टू अबव क्वेश्चन इज इन नेगेटिव, कहते हैं अगर नेगेटिव है देन अप टू व्हाट एक्सटेंट द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन अंडर आरटीआई एक्ट। कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट आप ये कहते हो कि हाँ बैंक ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी तो जरा बताओ फिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में बैंक तुम शेयर करोगे और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन तुम शेयर नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करिए, क्योंकि जयंती लाल ने जो आरटीआई एप्लीकेंट लगाई आरबीआई ने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जवाब देने से मना कर दिया।
सीआईसी ने बोला आरबीआई जवाब दो, तो सीआईसी की बात भी आरबीआई नहीं मान रहा, आरबीआई तो सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक में आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर आप उनसे कुछ चीजें डिमांड कर सकते हो? क्या आप आरबीआई में एप्लीकेशन लगाकर कुछ चीजें डिमांड कर सकते हो? इफ यस तो कैसी कैसी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो? इफ नो तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर सकते? यहां पर जो जयंती लाल ने जो यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी उसमें उन्होंने क्या क्या जवाब मांगे थे आरबीआई से, जरा देखिए। कहते द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज सॉट बाय वेरियस रिस्पोंडेंट फ्रॉम आरबीआई। कहते हैं यहाँ पे केस ये है कि सर यहाँ पे बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ने आरबीआई से कुछ ऐसी डिटेल्स मांगी जो आरबीआई ने देने से मना कर दी। जैसे क्या क्या मांगा सर? डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट कैरीड आउट बाय आरबीआई, डिटेल्स ऑफ पास्ट 20 years इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कहते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि सर डिटेल्स दीजिए कि आरबीआई आपने बैंक की जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं या जो बैंक की ऑडिट्स की हैं उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि हमको पिछले 20 साल की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहिए जो आपने कोऑपरेटिव बैंक्स में इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए, जरा पता तो लगे कि आपकी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला। सेकेंड नंबर, डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट सेंड बाय आरबीआई टू फाइनेंस मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फेमा वायलेशंस कमिटेड बाय सेवरल कमर्शियल बैंक्स। सर यहाँ पे पब्लिक जानना चाहती है आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू कि आपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट सेंड की थी रिगार्डिंग फेमा वायलेशंस डन बाय द कमर्शियल बैंक्स, जरा उन फेमा वायलेशंस के बारे में हमको बताइए। थर्ड, डिटेल ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। सर आपने जो कोऑपरेटिव बैंक से उनकी जो इंस्पेक्शन की है उसकी रिपोर्ट दीजिए। डिटेल्स ऑफ द लोन्स टेकन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट दैट हैव नॉट बीन रीपेड। सर ऐसे कितने लोन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंक से लिए हैं जो अभी तक रीपे नहीं हुआ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बताइए। एंड ही हैड आस्क्ड अबाउट द नेम्स ऑफ द टॉप डिफॉल्टर्स हु हैव नॉट रीपेड देयर लोन्स टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक से आरबीआई से ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि आरबीआई बताइए कि ऐसे कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के ऐसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने लोन तो लिया लेकिन रीपे नहीं किया, डिफॉल्टर कौन कौन है। एंड साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ द शो कॉज नोटिसेस एंड फाइन्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन वेरियस बैंक्स। और ये भी बताइए कि आरबीआई आपने कितने तरीके के फाइन लगाए हैं और कितने तरीके की शो कॉज नोटिस सर्व किए हैं टू द बैंक्स। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे पब्लिक आरबीआई से बहुत सारे बैंक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आरबीआई ने साफ मना कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई हैड रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। आरबीआई ने साफ मना कर दिया कि हम ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्शन 8 में क्या है, एग्जेम्प्टेड है। एंड द एप्लीकेंट्स मूव टू सीआईसी, और एप्लीकेंट इस वजह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आ गए, सीआईसी में आ गए एंड गॉट ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ देम। और सीआईसी ने बोला नहीं, आरबीआई को आप ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करिए विद द रिक्वायर्ड पर्सनल्स विद द आरटीआई एप्लीकेंट्स। इसीलिए विच वर बीइंग चैलेंज्ड बाय आरबीआई इन वेरियस हाई कोर्ट्स। इसलिए सीआईसी के डिसीजन के अगेंस्ट आरबीआई हाई कोर्ट्स गई। हाई कोर्ट के बाद अल्टीमेटली ऑल दीज अपील्स वर ट्रांसफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड द केसेस बाय पासिंग अ कॉमन ऑर्डर। और जब सुप्रीम कोर्ट में सारे मैटर्स आए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को, आरबीआई की अपील को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। यहां पर ऐसे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, ये कहते हुए कि आरबीआई से जो इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है पब्लिक उस इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है, उसका हक है वो। सर अगर वो उसका हक है तो यहाँ पे ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डिमांड की जा सकती है और ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है। तभी देखें, वी हैव एक्सटेंसिवली हर्ड ऑल द काउंसिल्स अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर बैंक्स एंड रिस्पोंडेंट्स एंड एग्जामिन द लॉ एंड द फैक्ट्स। कहते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है जितने भी बैंक्स के जितने भी वकील थे हमने सारी लोगों की बातों को सुना, आरटीआई एप्लीकेंट्स के बिहाफ पे जो काउंसिल थे, मेंबर्स थे, उनकी भी बातों को सुना और अब हम अपना डिसीजन सुनाना चाहते हैं। क्या? द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर बाय रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट कौन है, आरटीआई एप्लीकेंट्स। कहते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर बाय रिस्पोंडेंट फ्रॉम पिटिशनर बैंक हैव बीन डिनाइड मेनली ऑन द ग्राउंड दैट सच इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है सर साफ साफ यहाँ पे आरबीआई ये कहता है कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम शेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। Learned counsel appearing for the petitioner bank mainly relied upon section 8 subsection 1 clause E of RTI Act, taking the stand at ध्यान से that RBI have fiduciary relationship with other banks and that there is no reason to disclose such information as no longer public interest warrants such disclosure। ये बैंक का कंटेंशन है। किसका कंटेंशन? बैंक्स कंटेंशन। सर बैंक का कंटेंशन ये कहता है कि सर हमने सुप्रीम कोर्ट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन आरबीआई को दी है वो इस वजह से दी है क्योंकि वो बैंक और आरबीआई के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है
और सर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ही साफ कहता है कि अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है चलो मान लो कि तुम्हारे बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, बैंक तुमने आरबीआई को ट्रस्ट पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ इन्वॉल्व है अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए टू द पब्लिक। ये पब्लिक के साथ धोखा होगा। आरटीआई एक्ट इसीलिए तो लाया गया, अगर पब्लिक इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है तो वो जान सकती है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। ध्यान से, जो प्राइमरी क्वेश्चन देयरफॉर इज वेदर आरबीआई हैज राइटली रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द बैंक। कहते हैं आरबीआई ने तो सिर्फ ये कहते हुए मना कर दिया कि बैंक ने हमको इंफॉर्मेशन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे दी है, इस वजह से हम आपको शो नहीं कर सकते। कहते हैं क्या ये कंटेंशन सही है? ध्यान से, कहते हैं RBI does not place itself in a fiduciary relationship with the financial institutions। ध्यान से, ऊपर देखिए लिखा है कोर्ट एग्जामिन्ड इन डिटेल द टर्म fiduciary relationship from various angles। कहते हैं बहुत तरीके से, बहुत सारे एंगल्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलती है कि जरा पता लगाते हैं कि क्या आरबीआई की बैंक के साथ कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है भी। हम यहाँ पे ये पता लगाना चाहते हैं कि जो आरबीआई है इसके पास बहुत सारे बैंक्स हैं ऐसे, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कह रहे यहाँ पे आरबीआई से सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ये कहती जरा ये तो पता लगाया जाए कि क्या आरबीआई का इन सारे बैंक्स के साथ कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है भी। बहुत सारे एंगल से पता लगाने की कोशिश की गई। पहला एंगल कहते हैं आरबीआई डज नॉट प्लेस इटसेल्फ इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज, ध्यान से, the reports of inspection, statements of the bank, information related to business obtained by RBI are not under the pretext of confidence or trust। पहले पर्टिकुलर पॉइंट में, फर्स्ट नंबर पॉइंट कह रहे पहले पॉइंट में ही ये बोल दिया गया कि आरबीआई डज नॉट प्लेस इटसेल्फ इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। साफ साफ पहली लाइन में बोल दिया गया कि एक पर्टिकुलर केस हुआ और उस पर्टिकुलर केस में साफ ऐसा बोला गया कि आरबीआई अपने आप को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं देखता। Because the reports of inspection and statements of the bank, information related to business obtained by RBI are not under the pretext of confidence or trust। कहते हैं आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो सिर्फ भरोसे पर इंफॉर्मेशन नहीं ले रही, वो बैंक से इंफॉर्मेशन इसलिए ले रही है कि वो चेक करना चाहती है कि बैंक कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। कहते हैं इन दिस केस नाइदर द आरबीआई नॉर बैंक्स एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। कहते हैं ना आरबीआई बैंक के लिए काम कर रहा है ना बैंक आरबीआई के लिए काम कर रहा है। ध्यान से समझिए, आरबीआई बैंकों के लिए काम नहीं कर रहा, बैंक आरबीआई के लिए काम नहीं कर रहा। आरबीआई तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंक की एक्टिविटीज पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इनके बीच में कोई ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप नहीं है। कहते हैं आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर आरबीआई एक्ट एज इंडिया सेंट्रल बैंक। इट इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स एंड कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर। कहते हैं जरा पर्पस देखो, आरबीआई का काम सच में देखो तो मॉनिटरिंग करने का है। वो तो एक सेंट्रल बैंक है, वो तो सारे बैंक्स को चेक करेगा, उन पे एक्सरसाइज करेगा अपना कंट्रोल, ये देखने के लिए कि बैंक कहीं कोई गलत प्रोविजंस का मिसयूज तो नहीं कर रही। कहते हैं आरबीआई हैज बीन गिवन पावर टू इशू एनी डायरेक्शन टू बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। कहते हैं आरबीआई के पास पावर है, वो रेगुलेशंस ला सकती है, वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है, बैंक को काम करने का तरीका बता सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी एंड टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। इट हैज सेवरल अदर फार रीचिंग स्टैट्यूटरी पावर्स। और कहते हैं सिर्फ यही पावर थोड़ी ना, ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं। ये नीचे और देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं आरबीआई सपोज टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल बैंक। मार्क करिए को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं यहाँ बोला गया आरबीआई सर एक पर्टिकुलर बैंक को बचाने के लिए नहीं है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए है। ये आरबीआई जो काम कर रही है वो पब्लिक के लिए कर रही है, ना कि बैंक के लिए। कहते हैं आरबीआई इज क्लियरली नॉट इन एनी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद एनी बैंक। कहते हैं कोई भी आरबीआई किसी भी बैंक से किसी भी तरीके की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं रखता। आरबीआई हैज नो लीगल ड्यूटी टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। कहते हैं आरबीआई की ये कोई ड्यूटी कहीं नहीं लिखी, पूरे आरबीआई एक्ट को पढ़ दीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आरबीआई किसी बैंक को प्रमोट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। एंड दस देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। इस वजह से बोला गया कि दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट की रिलेशनशिप नहीं है। आइए और देखिए क्या लिखा है। कहते हैं इट इज ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट एंड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन सॉट बाय द रिस्पोंडेंट हियर। साफ साफ यहाँ बोला गया कि आरबीआई ड्यूटी बाउंड है, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक उससे डिमांड कर रही है। कहते हैं आरबीआई हैज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, द डिपॉजिटर, द कंट्रीज इकोनॉमी एंड द बैंकिंग सेक्टर। कहते हैं आरबीआई की स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है कि वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे सर? पब्लिक के इंटरेस्ट को, जो इन लोगों ने पैसा बैंक में लगाया उनके इंटरेस्ट को, कंट्री की इकोनॉमी के फेवर में बात करें, बैंकिंग सेक्टर को अपहोल्ड करने की बात करें, ना कि किसी एक बैंक को प्रमोट करने की बात करें।
सर वो एक नेशन का बैंक है, वो एज अ टोटल रेगुलेटरी बॉडी सारे बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, ट्रस्ट की कहीं बात नहीं आ रही। इसलिए वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे। अगर किसी इंडिविजुअल बैंक ने गड़बड़ की है या कोई गड़बड़ ना भी की हो, बट अगर कोई पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई पर्टिकुलर पर्सन उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो मांगनी पड़ेगी और आरबीआई को देनी भी पड़ेगी। ठीक है, आइए नीचे और देखते हैं क्या लिखा था। बेसलेस एंड अनसब्सटेंशियल आर्गुमेंट ऑफ आरबीआई दैट डिस्क्लोजर वुड हर्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट कहती है तो बिल्कुल बेसलेस कंटेंशन है आरबीआई का। आरबीआई कहती है सर अगर हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की तो सर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सर, इससे इकोनॉमी हमारी शफल कर सकती है। यहां सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक को पता लगने के बाद अगर उसे इकोनॉमी शैटर कर सकती है तो ये इंफॉर्मेशन और जरूरी है डिस्क्लोज करना, क्योंकि इसका मतलब आप ऐसी इंफॉर्मेशन होल्ड करके बैठे हो जो इकोनॉमी के अगेंस्ट है और पब्लिक को पता ही नहीं है। ऐसे तो इकोनॉमी और डूब जाएगी। तभी देखो लिखा, in the impugned order the CIC has given several reasons to state why the disclosure of information sought by respondent would hugely serve public interest। कहते हैं सीआईसी के ऑर्डर को समझिए। सीआईसी के ऑर्डर ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है सीआईसी ने कि ये इंफॉर्मेशन क्यों पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। एंड नॉन डिस्क्लोजर वुड बी सिग्निफिकेंटली डिट्रामेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और साफ साफ सीआईसी कहती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहती है कि अगर सर इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया तो बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये बात चली जाएगी, तो बल्कि इकोनॉमी के लिए ये हार्मफुल होगा। इसका मतलब सीआईसी कहता है इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट की फेवर की बात है। आरबीआई कहता है अगर हमने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है आरबीआई तुम बिल्कुल गलत हो। RBI's agreement that if people who are sovereign are made aware of the irregularities being committed by bank, then the country's economic security would be endangered। RBI कहती है कि अगर हमने पब्लिक को ये बता दिया कि बैंक इरेगुलरिटीज कर रही है, बैंक गलतियां कर रही है, तो लोग फिर बैंक पे भरोसा कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहता है जब बैंक गलतियां कर रही है तो बैंक को बोलो गलतियां ना करे, नहीं तो पब्लिक को पता लगेगा तुम्हारा बैंक डूब जाएगा। इसका मतलब देखिए व्यू पॉइंट अलग अलग है। आरबीआई कहती है हम इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि बैंक से गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही गलती हो रही है इसलिए तो आरटीआई एक्ट आया, ये गलतियां ही तो लोगों के सामने आई इसीलिए तो आरटीआई एक्ट लाया गया। उस पर्पस को समझिए। कहते therefore in the present case we have to weigh between the public interest and fiduciary relationship which is being shared between RBI and banks। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप दोनों को तोलना पड़ेगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किसी काम की नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई से जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तो सेकेंडरी बन गया यहाँ पे। इसीलिए सिंस आरटीआई एक्ट इज इनैक्टेड टू एम्पावर द कॉमन पीपल, द टेस्ट टू डिटरमाइन लिमिट्स ऑफ सेक्शन 8 इज वेदर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक वुड बी डिटरमिनेंटल टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। टू व्हाट एक्सटेंट द पब्लिक शुड बी अलाउड टू गेट इंफॉर्मेशन। इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है लेकिन इकोनॉमी को उससे गलत नुकसान हो सकता है, क्या ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए? अगर की जाए तो कितनी की जाए, अगर ना की जाए तो कितनी ना की जाए? Can in the context of above question, it had long since come to our attention that public information officer, under the guise of one of the exception given under section 8 of RTI Act, have evaded the general public from getting their hands on the rightful information that they are entitled to। सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने सेक्शन 8 की शील्ड को यूज करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाई, ये कहते हुए कि ये इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में हमको अलाउ करना मना किया गया है, इससे हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कहते लेकिन ये गलत है, हर इंफॉर्मेशन आप बचा नहीं सकते। And in this case also the RBI and banks have sidestepped the general public's demand to give the requisite information on the pretext of fiduciary relationship and economic interest। सुप्रीम कोर्ट कहती है और इस केस में भी सेम ऐसे ही हो रहा है जैसे पुराने केसेस में पीआईओ ने किया है। कहते हैं यहाँ पे भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नाम से जरूरी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं दी जा रही है। दिस एटीट्यूड ऑफ आरबीआई विल ओनली अट्रैक्ट मोर सस्पिशन एंड डिसबिलीफ इन देम। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर हम इसी कंटेंशन को आरबीआई के इसी कंटेंशन को एडॉप्ट कर लें तो इन दैट सिचुएशन लोगों का बैंक पे से भरोसा उठने लग जाएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो लोगों को बता ही नहीं रहे। इसीलिए आरबीआई एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड वर्क टू मेक द बैंक्स अकाउंटेबल टू देयर एक्शंस। तो कहते हैं इसीलिए बोला गया कि आरबीआई तुम यहाँ पे जरा बैंक को उनकी एक्टिविटीज के लिए रेगुलेट करो। Even if we were to consider the that RBI and financial institutions share a fiduciary relationship, Section 2 Clause F would still make the information shared between them to be accessible by the public। और कहते हैं अगर आपके बीच में fiduciary relationship है भी तो भी क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। आखिरी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरा मैं मार्क कराता हूँ, द आइडियल ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। कहते हैं हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तभी यहाँ पे बोला गवर्नमेंट बाय द पीपल।
कहते जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल है, पब्लिक है तो गवर्नमेंट है, पब्लिक नहीं तो गवर्नमेंट नहीं। इट मेक्स इट नेसेसरी दैट पीपल हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन एनी मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। देयरफॉर द फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट paves way for debate in public policy and fosters accountability in government। कहते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई तो लोग गवर्नमेंट पे भरोसा कैसे करेंगे, और गवर्नमेंट पे भरोसा करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी जरूरी है। इसीलिए वी हैव देयरफॉर गिवन आवर एंशियस कंसिडरेशन टू द मैटर एंड केम टू द कंक्लूजन दैट मां करो CIC हैज पास्ड द impugned ऑर्डर गिवन वैलिड रीजन एंड द सेड ऑर्डर देयरफॉर नीड नो इंटरफेरेंस बाय दिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है CIC ने जो ये ऑर्डर दिया है बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है, CIC की उस बात को हम मानेंगे और उसी को कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक, therefore there is no merit in all these cases and hence they are dismissed। इन पर्टिकुलर मैटर्स में कोई भी RBI की कंटेंशन में या बैंक की कंटेंशन में कोई दम नहीं है, इस वजह से हम उनकी अपील को क्या करते हैं, डिसमिस। तो बच्चे दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आई। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने 4 नए केसेस को डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि उनकी भी स्टडीज अच्छे तरीके से कवर हो पाए। नोट्स के लिए बच्चे आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल करिए, आप नहीं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए और हम आपको वो इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंजॉय योर डे, होप सो आपको समझ में आया। गुड बाय, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट नई केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।